तरीके से समाते हुए मदहोशी से भरी सिसकियां के साथ कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगी, पर कौन है जो तुम्हें नहीं चुननी। नेहा के सवाल को सुन आदित्य का चेहरा कठोर हो जाता है और वो नेहा को बैक पर कर गुस्से में अपने हाथ को उसके गले पर रख अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, शट अप, जितना सवाल किया बस उसका ही जवाब दिया करो, अपना मुंह बकवास करने के लिए खोलने का जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद गुस्से में उसके गले से अपने हाथ को हटा देता है तो नेहा खांसने लगती है, साथ ही गहरी सांसें लेने लगती है। वही आदित्य उससे दूर हो अपने कपड़े पहनने लगता है तो नेहा खांसते हुए ही कहती है, सॉरी आदित्य, पर प्लीज ऐसे मत जाओ। ये सुन आदित्य बस उसे को नजर से देखता है तो नेहा सहम सी जाती है। वही आदित्य अपने कपड़े को पहन रूम से बाहर निकल जाता है, फिर विला से बाहर जा अपने कार में बैठ सिगरेट जला उसके कस लेते हुए कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगता है और उसके दिमाग में बस जय चलने लगता है। तभी गुस्से में आदित्य स्टीयरिंग पर अपने हाथ कसके मारते हुए कहता है, विराज, तुम मेरे अगेंस्ट जाकर बहुत बड़ा गलती कर रहे हो और उससे बड़ा गलती किए हो मेरे जय को मुझसे दूर करके। वो मेरा पेट है और जब तक मैं न चाहूं मेरे पेट को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है। आदित्य गुस्से में पागल हुए जा रहा था। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने भाई की बातों को सुन कहता है, भैया, मुझे नहीं पता मोक्ष को क्या हुआ है, पर मैं पता लगा लूंगा। अपने भाई की बातों को सुन अनुराग कहता है, वो अभी बच्चा ही है, ज्यादा प्रेशर उसे इफेक्ट करेगा। इस बात पर अनिरुद्ध कोई जवाब दे पता कि तभी दरवाजा नॉक होता है तो अनुराग अंदर आने को कह देता है। सर्वेंट दरवाजा खोल देने के लिए कहती है तो दोनों खड़े हो स्टडी रूम से बाहर जाने लगते हैं। स्टडी रूम से बाहर आने के बाद दोनों दिन हॉल में जाते हैं जहां पहले से ही सनाया, मोक्ष और अनाया बैठे थे। वो दोनों भी जा बैठ जाते हैं। सभी के बैठते ही सर्वेंट डिनर सर्व कर देती है, फिर पीछे हो खड़ी हो जाती है। तभी अनुराग अपनी बेटी अनाया को देखता है और सवाल करता है, तुम्हारा एग्जाम कैसा जा रहा है। सवाल सुन अनाया हैरानी से अपने पिता की तरफ देखती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था उसके पिता उससे सवाल कर रहे हैं। अनाया अपने हैरानी को खत्म कर अपने होंठों पर प्यारी सी मुस्कान ला कहती है, अच्छा जा रहा है डैड। पहली बार अनुराग डैड सुना था, नहीं तो वो अनाया के सामने आकर भी उसकी तरफ देखता नहीं था। अनुराग अपने चेहरे को उठा अनाया को देखता है। अनाया की मुस्कान बिल्कुल नैना की तरह थी। जब अनुराग ये देखता है तो उसका चेहरा वापस कठोर हो जाता है और वो खाना पूरा भी ना कर खड़ा हो वहां से जाने लगता है तो ये देख अनाया को बहुत बुरा लगता है। अनुराग के जाते ही वो उदासी से कहती है, अगर डैड मुझे इतना ना पसंद करते हैं तो क्यों मुझसे सवाल किए। इतना कहने के बाद उसके आंखों से भी आंसू आने लगता है और वो भी उठ जाने लगती है तो मोक्ष अपना खाना छोड़ अनाया के पीछे जाता है। वही सनाया कहती है, मैं अनुराग से बात करती हूँ, तुम भी अनाया के पास जाओ अनिरुद्ध। ये सुन अनिरुद्ध ओके कहता है। फिर दोनों खड़े हो जाने लगते हैं। सनाया रूम के अंदर अनुराग को उदास बैठा देखती है तो उसके बगल में जा बैठ कहती है, आपको जब अनाया से बात करना पसंद नहीं तो क्यों बात कर उसका दिल दुखाते हो। इस बात को सुन अनुराग अपने चेहरे को उठा सनाया की तरफ देखता है। अनुराग के आंखों में आंसू देख सनाया अपने हाथ को आगे बढ़ाने को थी पर अनुराग उसके गले से लग जाता है और उसके आंखों से आंसू गिर सनाया के शरीर में पड़ता है तो सनाया को अनुराग का गर्म आंसू अपने शरीर में महसूस होने लगता है। वही अनुराग रोते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट करना, पर अनाया की मुस्कान उसकी हरकतें मुझे नैना की याद दिलाती है। अनाया बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अनुराग की बात को सुन सनाया कहती है, आपको तो खुश होना चाहिए अनुराग इस बात के लिए कि भले नैना दी आपके साथ नहीं है पर वो आपको बहुत अनमोल तोहफा देकर गई है जो बिल्कुल उनकी छवि है। सनाया इधर अनुराग से बात कर रही थी तो वही दूसरी ओर मोक्ष अनाया को खुश करने में लगा था और अनिरुद्ध दरवाजे से टिक मोक्ष को देख रहा था। तभी मोक्ष के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो अनाया से कहता है, अनाया, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं पर कुछ चीज बीच में आ जाए तो वो प्यार शो करना मुश्किल हो जाता है। ये सुन अनाया कहती है, मम्मा मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है, यही रीजन है ना डैड का मुझसे नफरत करने का, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ भाई, और क्यों मम्मा मेरी जान बचाई, मैं मर। इससे आगे वो कुछ कहती मोक्ष उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। ये बात सुन अनाया कुछ नहीं कहती है। तभी मोक्ष उसे अपने बाहों में भर लेता है। फिर जब अनाया बिल्कुल शांत हो जाती है तो मोक्ष उसे लेटने को कहता है और लोरी गा कर सुनाता है तो धीरे धीरे अनाया को नींद आ जाता है। फिर मोक्ष उठ दरवाजे की तरफ बढ़ने को होता है। तभी उसका नजर अनिरुद्ध पर जाता है और उसे देख मोक्ष के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, साथ ही उसके कदम रुक जाते हैं। ये देख अनिरुद्ध वहां से जाने लगता है। तभी मोक्ष अपने आंखों को बंद कर खुद में कहता है, काश मेरे पेरेंट्स के मरने की वजह आप नहीं होते। अपने आप में इतना कहने के बाद वो रूम का लाइट ऑफ कर रूम से बाहर निकल अपने रूम में चला जाता है और
अपने बैग पर जा लेट जाता है, तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो अपने फोन को उठा स्क्रीन पर मनन का नाम देख कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो। तभी मनन मुस्कुरा कर कहता है, कैसे हो। इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, अच्छा हूँ। तभी मनन कहता है, मोक्ष क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो। ये सुन मोक्ष कोई जवाब नहीं देता है। तभी मनन कहता है, मैं अपने गलती से सीखा हूँ, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा किडनैपिंग करवाने के लिए नहीं बुला रहा, बस जो किया हूँ उसके लिए एक अच्छा सा सॉरी के साथ कुछ टाइम तुम्हारे साथ एक्सपेंड करना चाहता हूँ। फिर मुझे अमेरिका जाना है तो मैं वापस इंडिया नहीं आऊँगा। मनन के इस बात को सुन मोक्ष कहता है, ओके। मोक्ष के इस जवाब को सुन मनन खुश होते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें जगह बता दूंगा, तुम मुझे टाइमिंग बता दो। ये सुन अपने कॉलेज छुट्टी होने के बाद का टाइमिंग मोक्ष उसे बता देता है। फिर दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और कॉल कट हो जाता है। मोक्ष फिर अनिरुद्ध के बारे में सोचते हुए नींद के आगोश में चला जाता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। आदित्य के रूम का दरवाजा नॉक होता है तो आदित्य, जो अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था, वो इरिटेट होकर अपने आंखों को खोल देता है और गुस्से में वो इरिटेट हो अपने बेड से उतर जा, दरवाजा खोल अपने गुस्से से हुए लाल आंखों से देखता है तो सामने खड़ी आदित्य की सेक्रेटरी घबरा जाती है और जल्दी से अपने हाथ में पकड़े बैग को आगे कर कहती है, वो मोबाइल सर। ये सुन आदित्य अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर उसके हाथ से ले रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जितने जोर से आदित्य रूम का दरवाजा बंद करता है उससे असिस्टेंट घबरा जाती है और खुद में कहती है, अब समझ आया कोई सर्वेंट ये देने क्यों नहीं आ रही थी। उफ, आदित्य सर के मूड को क्या हुआ है, और वो लड़की भी नजर नहीं आ रही, कहीं दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया है। पर जितना मुझे पता है सर प्ले बॉय है और वो खुद ही एक टाइम पर बोर हो सभी को छोड़ देते, पर शायद सर को सच में प्यार हो गया हो और लड़की उसे छोड़ चली गई हो। पर ये अच्छा नहीं हुआ, सर के साथ कैसे वो लड़की छोड़कर जा सकती है, मैं होती तो कभी नहीं छोड़ती। दरवाजे के पास खड़ी हो सेक्रेटरी ये सब कहे जा रही थी। तभी आदित्य दरवाजा खोल उसके आधे बात को सुन कहता है, लगता है तुम्हें बहुत फिक्र है मेरा, सोना चाहती हो क्या मेरे साथ। ये सुन सेक्रेटरी घबरा जाती है और झट से कहती है, नो नो सर, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने को थी तभी इरिटेट हो आदित्य कहता है, स्टॉप। सेक्रेटरी झट से रुक जाती है। तभी कठोरता से आदित्य कहता है, मिस्टर आहूजा का मीटिंग शेड्यूल कर दो और मीटिंग किसी रेस्टोरेंट में रखो। इतना कहने के बाद वो वापस दरवाजा बंद कर देता है तो सेक्रेटरी अपने सीने पर हाथ रख कहती है, बार बार बची, खुद में इतना कह वो जाने लगती है। वही दूसरी तरफ आदित्य कॉलेज पहुंचना वाला होता है तभी जय को मैसेज कर देता है कॉलेज से बाहर आने का। तो मैसेज देख जय प्रोफेसर से बहाना बना क्लास से बाहर जाने लगता है। वही आदित्य जैसे हो कॉलेज गेट के पास अपने कार को लाता है, उसे विराज नजर आता है। विराज भी अपने भाई का इंतजार कर रहा था और वो सोच लिया था आज वो उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। विराज को देख आदित्य अपने कार से गुस्से में बाहर आता है और विराज के पास जाता है तो विराज आदित्य को गुस्से में देखता है। फिर दोनों एक दूसरे को कुछ कहते कि तभी जय वहां आ जाता है और उसका पहला नजर आदित्य पर जाता है, पर उसके साथ खड़े इंसान को वो जैसे ही देखता है उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो भागते हुए अपने भाई के पास अपने भाई के गले से लग रोने लगता है। वही आदित्य जब देखता है जय आते के साथ उसके पास न आ विराज के पास चला गया तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। विराज अपने भाई के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। तभी जय अपने भाई से दूर हो विराज की तरफ देख रोते हुए सवाल करता है, आप कहाँ चले गए थे भैया और आपको कैसे पता चला मैं इस कॉलेज में हूँ। जय के सवालों को सुन विराज अपने भाई के गाल पर हाथ रख उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछ अपने वार्म आवाज में कहता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं बहुत टाइम तक कोमा में रहा, उसके बाद जब होश आया तो मेरा चलना मुश्किल हो रहा था, फिर जैसे मैं ठीक हुआ यहाँ आ गया। ये सुन जय की आंखों से फिर आंसू आने लगा और वो रोते हुए कहता है, देखो ना भैया मैं कितना बुरा भाई हूँ, पुलिस ने कहा आप अब नहीं हो तो मैं आपको ढूंढना बंद कर दिया। इतना कहने के बाद वो बस रोए जा रहा था तो उसे वापस अपने बाहों में भर उसके बाल को प्यार से सहलाते हुए विराज कहता है, जय अपने आप पर ब्लेम डालने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम्हें दादी का ख्याल रखना था और घर अपना पढ़ाई भी करना था, मुझे नहीं पता था मेरा छोटा भाई मेरे जाते ही इतना बड़ा हो जाएगा, पर अब तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब हैंडल कर लूंगा। ये सुनते ही आदित्य जो तब से खड़ा था वो गुस्से में कहता है, विराज तुम्हें कुछ हैंडल करने का जरूरत नहीं और मैं जय का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा, सो जहाँ से आए हो दोबारा वही चले जाओ। आदित्य की आवाज को सुन जय को आदित्य के सामने होने का एहसास हुआ और वो जल्दी से विराज से दूर हो आदित्य की तरफ देखा। तभी आदित्य जय को देख कहता है, अपने भाई से कह दो तुम्हें अब अपने भाई का कोई जरूरत नहीं है। ये सुन जय थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, पर क्यों मैं ऐसा कहूँ, मुझे मेरे भाई का बहुत जरूरत है।
ये सुन आदित्य गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध कहता है, जय भूलो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे दादी के इलाज के लिए पैसे दिया हूँ और उसके बदले तुम। ये सुन जय को वो सब याद आने लगता है और घबराहट के कारण उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई को ये नहीं जानने दे सकता था उसका और आदित्य का किस टाइप का रिलेशन है। तभी आदित्य या जय आदित्य को आगे कुछ कहने से रोकने के लिए कुछ कहता, इससे पहले ही विराज कहता है, कितने पैसे दिए हो। विराज के सवाल को सुन आदित्य गुस्से में विराज को देख कहता है, विराज मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो बीच में आना बंद करो। ये सुन विराज गुस्से में कहता है, ये मेरा भाई है और मेरा भाई किसी से पैसे लिया है तो मैं उसे लौटा दूंगा, इसके लिए मैं बीच में क्यों ना आऊं। और हाँ आदित्य, जिससे तुम इस तरीके से बात कर रहे हो वो तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है। दोनों के बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यही जय के मन में चलने लगता है। तभी आदित्य कहता है, फाइन, पैसे लौटाओ, तब जय को अपने साथ ले जाना, अभी के लिए जय मेरा ही प्रॉपर्टी है। इतना कहने के बाद वो जय का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींच लेता है। तभी विराज अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कितने पैसे लिए हैं जय ने तुमसे। ये सवाल सुन आदित्य जवाब दे देता है तो विराज, जिसे आदित्य का बैंक डिटेल पता होता है, वो अपना फोन निकाल मैसेज कर कॉल कर देता है। और जैसे ही दूसरे तरफ का इंसान कॉल उठाता है तो विराज कहता है, मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर सेंड किया हूँ, साथ ही अमाउंट भी उसमें, अभी पैसे ट्रांसफर करो। इतना कहने के बाद कॉल कट कर देता है। वैसे ही आदित्य के फोन में नोटिफिकेशन आने लगता है। तभी आदित्य हैरानी से विराज को देखता है और जल्दी से अपने फोन को निकाल देख विराज की तरफ हैरानी से देख सवाल करता है, तुम इतने साल से गायब थे तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। ये सुन विराज अपने कोल्ड मुस्कान के साथ कहता है, आदित्य मैं तुम्हारा ही पार्टनर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो जय का हाथ पकड़ आदित्य से दूर कर कहता है, ये हम दोनों का मैटर था पर तुम जय को बीच में लाकर गलती किए हो। ये सुन आदित्य कहता है, मैं इसे बीच में नहीं लाया हूँ और मुझे पता भी नहीं था ये तुम्हारा भाई है, मुझे तो बाद में पता चला था। ये सुन विराज जय की तरफ देख इशारा कर कहता है, उस कार में जाकर बैठ जाओ। ये सुन जय कुछ न कह जाने लगता है। वही ये देख आदित्य का खून खोलने लगता है। वही जय कार की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के बीच क्या हुआ है। दोनों पार्टनर थे तो फिर दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। और आदित्य ने अगर भैया को बता दिया वो पैसे के लिए किस टाइप के रिलेशन में था तो क्या होगा। जय के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। वही जय के जाते ही विराज गुस्से में आदित्य के कॉलर को पकड़ कहता है, अच्छा तुम्हें पहले नहीं पता था पर बाद में तो पता चल गया था ना, तो फिर क्यों मेरे भाई को तुम उन लड़कियों की तरह ट्रीट किए। तुमने बहुत गलत किया है आदित्य, तुम मेरे पर भरोसा नहीं किए। मुझे इसका कोई बुरा नहीं लगा था क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे पास में बहुत कुछ हुआ है, पर तुम मेरे भाई के साथ जो इतना इनोसेंट है कि उसे अब तक लोगों का ठीक से समझ तक नहीं है, तुम उसके साथ वो सब किए। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं तुम्हें दोस्त मानता था और मैं वापस यही सोचकर आया था कि मैं अपना इनोसेंस प्रूव करूंगा और हम दोनों का रिश्ता पहले की तरह करूंगा, पर तुम जो मेरे भाई के साथ किए हो वो बहुत गलत किए हो। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब सुन आदित्य अपने कॉलर से विराज के हाथ को झटक देता है। वही इतना कहने के बाद वो आदित्य से कुछ और ना कह वहां से जाने लगता है। वही आदित्य अपने कोल्ड आवाज में गुस्से में कहता है, देखता हूँ क्या कर लेते हो तुम मेरा। इतना कहने के बाद गुस्से में आदित्य अपनी कार में जा बैठ जाता है और जोर से चिल्लाता है, जय तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो। इतना कहने के बाद स्टीयरिंग पर जोरदार मुक्का मार देता है। वही विराज अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है और अपने भाई की तरफ देखता है। तभी जय सवाल करता है, आप और आदित्य साथ काम करते थे। इस सवाल को सुन विराज कहता है, हाँ। जवाब सुन जय फिर सवाल करता है, आप दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। इस सवाल का विराज जवाब न देते हुए सवाल करता है, तुम बताओ तुम कैसे आदित्य से पैसे मांगे और आदित्य को जाने कैसे। अपने भाई के सवाल को सुन जय पास्ट में जो कुछ हुआ वो बता नहीं सकता था, इसलिए बस झूठ कह देता है। माही जो आदित्य की बहन है वो मेरी दोस्त है, इसलिए बस मैं आदित्य को जानता हूँ और पैसे उधार मांग लिया। अपने भाई को झूठ कहता सुन विराज उसे देखता है। फिर जब उसे माही का याद आता है तो वो अपने मन में कहता है, माही मतलब माही मेरे भाई जय को ही पसंद करती है। कुछ वक्त के बाद विराज का कार घर के पास आ रुक जाता है। फिर दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी जय कहता है, मेरा बैग कॉलेज में ही छूट गया है। ये सुन विराज कहता है, मैं ले आऊंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। ये सुन जय कहता है, ओके भैया, वैसे आप दादी रचना और अंकल आंटी से नहीं मिलोगे क्या। ये सुन विराज उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, मैं सभी से मिलूंगा पर अभी मुझे थोड़ा काम है, तुम रेस्ट करो। ये सुन जय अपने भाई को देखता है और बहुत मासूमियत से भरे आवाज में कहता है,
अब हमें छोड़कर मत जाना भाई। जय के इस बात को सुन अपने भाई के माथे पर प्यार से चूम विराज कहता है, मैं अब कभी तुम्हें दादी को अकेला छोड़ नहीं जाऊंगा, अब अंदर जाओ। ये सुन जय हाँ कहता है, पर उसे अभी बहुत से सवाल पूछने थे। जैसे वो कोमा में था तो फिर इतने सारे पैसे उसके पास कैसे आए, और आदित्य से क्या बात हुआ है, और दोनों के बीच क्या हुआ है। पर अभी सही समय नहीं था पूछने का, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है। वही विराज कार में जा बैठ निकल जाता है। वही जय घर के अंदर जा अपने गंदे घर को देखता है, पर वो जमीन पर बैठ जाता है। वो आज बहुत खुश भी था, वो बहुत उदास भी। वो खुद में कहता है, भैया आप वापस आ गए हैं, मैं बहुत 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 खुश हूँ। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है और खुद में कहता है, पर आदित्य को अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। वैसे मैं क्यों देखना चाहता हूँ, मैं तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। उनका तो शादी भी सेट हो गया है, और वो मेरे भाई को जानते थे। दोनों के बीच दुश्मनी भी क्या यही वजह है आदित्य मुझे इतने बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। अपने बात को कहने के बाद वो रोए जा रहा था। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने केबिन में गुस्से में बैठा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है तो आदित्य अपने कोड आवाज में कहता है, कमिंग। तो दरवाजे पर खड़ी लड़की निया केबिन का दरवाजा खोल केबिन के अंदर आती है और आदित्य के पास जा उसके सामने टेबल से टिक आदित्य को गुस्से में देख अपने हाथ को आगे कर आदित्य के चेहरे पर अपने हाथ को रख देती है। तो आदित्य गुस्से में अपने नजरों को उठा निया के तरफ गुस्से में देख उसके हाथ को झटक कठोरता से कहता है, क्या कर रही हो तुम यहाँ। आदित्य के सवाल को सुन निया मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है आदित्य, लास्ट टाइम आए थे तब भी गुस्से में थे और आज भी, क्या कोई है तुम्हारी लाइफ में ऐसी जो आदित्य दीवान को इफेक्ट कर रही है। निया के बातों को सुन आदित्य अपने कठोर आवाज में कहता है, अपने काम से काम मतलब रखो, क्यों आए हो यहाँ। इस सवाल को सुन निया उसके करीब जा कहती है, आई मिस यू। इतना कहने के बाद वो उसकी गर्दन को किस करने लगती है। वही आदित्य इरिटेशन से भरे आवाज में कहता है, निया मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ, सो गेट आउट। ये सुन निया उससे दूर हो कहती है, तुम मुझे मना कर रहे हो आदित्य, क्या तुम्हें सच में किसी से प्यार हो गया है। ये सुन गुस्से में आदित्य उसके हाथ को कस के पकड़ अपने गोद में खींच उसके बालों के अंदर अपने उंगलियों को डाल अपने मुट्ठी में उसके बाल को भर उसके आंखों में कठोरता से देख कहता है, आदित्य दीवान को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता है, समझ आया तुम्हें। आदित्य की बातों को सुन निया अपने हाथ को उसके सीने पर रख अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए कहती है, सच में आदित्य। ये सुन आदित्य उसे अपने गोद में उठा टेबल पर रख उसके गर्दन के पास जा किस करने लगता है, पर उसे जय के करीब गया हर पल याद आने लगता है। तो आदित्य निया से दूर हो फ्रस्ट्रेशन से अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल देता है और अपने कोट निकाल अपने टाई को ढीला कर चेयर पर वापस बैठ सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेते हुए कहता है, रात में मिलता हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। ये सुन निया टेबल से उतर जाती है, फिर आदित्य के करीब जा कहती है, ओके मैं वेट करूंगी। इतना कहने के बाद वो दूर हो जाने लगती है। फिर जैसे वो केबिन का दरवाजा खोलती है, अवनी केबिन को नॉक करने ही वाली थी। जब अवनी निया को देखती है तो गुस्से में उसे देखती है तो निया मुस्कुरा कर अवनी से अपने धीमे आवाज में कहती है, कितनी मेहनत करती हो तुम आदित्य के करीब जाने के लिए, पर आदित्य है कि तुम्हें भाव तक नहीं देता। ये सुन अवनी को बहुत गुस्सा आता है। वही निया मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। तभी अवनी बिना परमिशन के अंदर आ आदित्य के गर्दन पर लिपस्टिक के मार्क्स देखती है, साथ ही उसके ढीले टाई को देख अंदर आ आदित्य के पास जा उसका नाम लेती है, आदित्य। अवनी को आता देख इरिटेट हो आदित्य अवनी को देख कहता है, तुम्हें क्या चाहिए अब। आदित्य के एटीट्यूड से भरी बातों को सुन अवनी कहती है, आदित्य मैं तुम्हारी सो कॉल्ड मिस्ट्रेस नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस एटीट्यूड में बात कर रहे हो, तुम्हारे होने वाली वाइफ हूँ। ये सुन आदित्य सिगरेट बुझा कहता है, तो क्या करूँ। आदित्य के रुड जवाब को सुन अवनी आदित्य के चेहरे पर अपने दोनों हाथ को रख उसके चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे अपने करीब आने दो। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जाने को थी, पर आदित्य अपने चेहरे को मोड़ कहता है, शादी का डील था जिसके लिए मैं एग्री हूँ, पर ये उम्मीद मत रखना मैं तुम्हारे करीब कभी आने वाला हूँ। ये सुन अवनी आदित्य के चेहरे से अपने हाथ को हटा अपने नम नजरों से आदित्य को देख कहती है, मुझ में क्या कमी है जो तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते हो। ये सुन आदित्य अवनी की तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं है। तभी अवनी मुड़ जाने लगती है। अवनी के जाने के बाद आदित्य खुद में कहता है, मुझे बस अभी जय चाहिए। उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे जगह विराज को चुनने का, उसके इस डिसीजन पर मैं उसे रिग्रेट फील करवा कर रहूंगा। वो खुद में ये सब कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध का ऑरा मोक्ष के करीब होते ही कम हो चुका था। वो मोक्ष को अपने गोद में लिए कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। तभी मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ देखने लगता है तो अनिरुद्ध मोक्ष के नज़र को खुद पर पड़ता देख कहता है, तुम लंच में क्या खाना चाहोगे। इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, कुछ भी।
मोक्ष का ऐसा जवाब सुन अनिरुद्ध मोक्ष के आगे आए बाल को अच्छे से सेट करते हुए कहता है, मोक्ष तुम अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहते थे ना। ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ हैरानी से देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, लंच के बाद मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, वैसे अचानक से तुम्हें वहां जाने का ख्याल क्यों आया। अनिरुद्ध के सवाल को सुन मोक्ष अपने चेहरे को बस झुका लेता है, पर कोई जवाब नहीं देता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। इतना कहने के बाद वो अपने फोन को निकाल चिराग को कॉल कर लंच के लिए मोक्ष का फेवरेट खाना मंगवा देता है। ये देख मोक्ष अपने मन में कहता है, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो। क्या मेरे पेरेंट्स के साथ जो कि उसके रिग्रेट की वजह से, या आपको सच में मुझसे प्यार है। अपने मन में ये सवाल करते हुए वो अनिरुद्ध को बस देखे जा रहा था। तभी मोक्ष को अपने तरफ ऐसे देखता पा अनिरुद्ध सवाल करता है, कुछ पूछना है क्या। इस सवाल को सुन मोक्ष अपने चेहरे को वापस नीचे कर लेता है। मोक्ष का ऐसा बर्ताव अनिरुद्ध को परेशान कर रहा था, पर उसे पता था मोक्ष अगर नहीं बताना चाहता है तो वो कुछ भी कर ले, वो नहीं बताएगा और गुस्सा करके मोक्ष को वो बस हॉट ही करेगा। कुछ मिनट बीत जाते हैं, फिर चिराग खाना ले केबिन के दरवाजे के पास आता है और केबिन का दरवाजा नॉक करता है तो अनिरुद्ध चिराग को आने का इजाजत दे देता है। फिर चिराग अंदर आ जाता है और मोक्ष को अनिरुद्ध के गोद में बैठा देख अपने मन में कहता है, सर को देख ऐसा नहीं लगता है, सर मोक्ष को अपना भतीजा मानते हैं। फिर क्या मानते हैं, क्या सर और मोक्ष के बीच उस टाइप का रिश्ता है। ये सोच चिराग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वही चिराग को अब भी खड़ा देख अनिरुद्ध टेबल पर रखी फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं साइन कर दिया हूँ और अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और ना ही मैं चाहता कोई केबिन डोर नॉक करे। ये सुन चिराग ओके सर कह देता है। फिर केबिन से बाहर जाते हुए अपने मन में मोक्ष और अनिरुद्ध के बीच कैसा रिश्ता होगा ये सोचने लगता है। वही अनिरुद्ध अपने हाथ के साथ साथ मोक्ष के हाथ को सैनिटाइज कर उसे अपने गोद में लिए ही खाना निकाल मोक्ष को अपने हाथ से खिलाने के लिए पहला बाइट ले मोक्ष के होंठों के पास लाता है तो मोक्ष अपने मन में कहता है, कैसे कोई कैसे नफरत कर सकता है, पर मैं कैसे आपसे प्यार करूं इतना कुछ जानने के बाद। खुद में ये कहते हुए वो उसके हाथ से खाना खा लेता है। वही दूसरी तरफ अनाया का एग्जाम खत्म हो गया था और वो अपने क्लास से बाहर निकल स्कूल से बाहर जाने को थी, तभी उसे इवान दिखता है। वही इवान भी अनाया को देखता है और मुस्कुराने ही वाला था, पर जब याद आता है उसका बड़ा भाई अनाया के हाथ को ऐसे पकड़ा था जैसे अनाया पर सिर्फ उसका ही हक हो। ये याद आते ही वो अनाया को इग्नोर कर जाने लगता है। वही ये देख अनाया खुद में कहती है, इवान को क्या हो गया है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। खुद में सवाल की ही होती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मानवी आ जाती है और उससे एग्जाम के बारे में पूछने लगती है। दोनों बातें करते हुए बाहर जाने लगते हैं। तभी सभी को किसी के और देखता पा वो दोनों भी देखते हैं। जब दोनों का नज़र विक्रांत पर जाता है जो चश्मा लगा अपने कार से टिक खड़ा था और बेहद ही हैंडसम लग रहा होता है। उसे देख मानवी कहती है, यार ये तो इवान से भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। ये सुन अनाया बस विक्रांत को देखती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही इवान अपने भाई के पास आ कहता है, आपको आने का क्या जरूरत था, ऐसे तो आप आते नहीं हो, पर आज सुबह भी मुझे छोड़ने आए और अब लेने भी आए हो। अपने भाई के सवाल को सुन विक्रांत कहता है, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इस सवाल को सुन फीकी मुस्कान के साथ इवान कहता है, अगर आप मेरे लिए आए होते तो जरूर अच्छा लगता, पर मुझे लगता है आप किसी और के लिए आए हो। इतना कहने के बाद वो कार में जा बैठ जाता है। वही विक्रांत एक नज़र अनाया को देखता है, फिर अपने भाई की बातों को सुन एक गहरी सांस भर कार के अंदर जा बैठ जाता है। दोनों की कार के अंदर बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। तभी विक्रांत का नज़र तब तक विंडो के बाहर रहता है जब तक अनाया उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। फिर वो अपने आंखों से चश्मा हटा अपने भाई की तरफ देख सवाल करता है, तुम कहना क्या चाहते थे। अपने भाई के सवाल को सुन इवान अपने भाई की तरफ देखता है, फिर थोड़ा गुस्से से भरे आवाज में सवाल करता है, आप अनाया को अपने साथ सुबह कहाँ ले गए थे और आप उसे क्यों देख रहे थे अभी। अपने भाई के सवाल को सुन विक्रांत ड्राइवर से अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, कार साइड करना। ये सुन ड्राइवर कार साइड कर देता है। तभी विक्रांत कहता है, तुम घर जा सकते हो। ये सुन ड्राइवर ओके सर कह कार से बाहर निकल जाता है। तभी विक्रांत अपने भाई की तरफ देख कहता है, आगे बैठो। इतना कहने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है तो इवान भी कार से बाहर निकल आगे जा बैठ जाता है। तो विक्रांत कार स्टार्ट करते हुए कहता है, हाँ मैं अनाया के लिए स्कूल आया था। ये सुन इवान गुस्से में अपने भाई को देख सवाल करता है, क्यों। इस सवाल को सुन विक्रांत एक गहरी सांस भर कहता है, प्यार हो गया है मुझे। इवान मुझे नहीं पता था तुम उसे पसंद करते हो। जब मुझे पता चला उससे पहले ही मैं उसे चाहने लगा था, इसलिए तुमने जब मुझसे आइडिया मांगा तो मैं तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखने का आइडिया दिया।
अपने भाई का बात सुन इवान कहता है, कार रोकिए, मैं खुद चला जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद भी विक्रांत कार ना रोक कहता है, इवान, अनाया को मैं नहीं बताया हूँ कि मैं उसे चाहता हूँ, ना ही अनाया मुझे बोली है ऐसा कुछ, तो क्यों ना हम दोनों ये डिसीजन अनाया पर छोड़ दे, वो किसे अपने लाइफ में चाहेगी। ये सुन इवान अपने सिर को झुका कहता है, अनाया जैसे आपको देखती है भाई, जैसे आपको अपना हाथ पकड़ने देती, आपके सामने जैसे एक्ट करती है, इससे साफ पता चलता है वो आपको चाहती है। ये सुन विक्रांत के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही इवान कहता है, पर मेरा अंदाजा गलत हुआ तो क्या आप अनाया से दूरी बना लोगे? अपने भाई का बात सुन विक्रांत कहता है, नहीं। विक्रांत के इस जवाब को सुन इवान कहता है, पर क्या वो आपसे एज में बहुत छोटी नहीं है? अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो मैं उसे भाभी नहीं बोल सकता हूँ। ये सुन विक्रांत कहता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो सिर्फ मेरी है। ये शब्द इवान का दिल तोड़ने के लिए काफी था। वो विंडो से बाहर देखने लगता है, फिर कहता है, ओके, मैं गिव अप किया। वैसे भी अनाया मुझे ना बोल दी है तो मैं उसे अब सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ, और अब आप उसे पसंद करते हो तो मैं ट्राई नहीं करूँगा। ये कह वो बस बाहर की तरफ देखने लगता है। वही एक सिचुएशन से डील हो गया, उससे विक्रांत को राहत मिलता है। वही दूसरी तरफ अनाया को कार में बैठी थी। वो विक्रांत के बारे में सोचते हुए अपने दिल पर हाथ रख अपने मन में कहती है, आपके सामने आते ही मुझे क्या हो जाता है, और क्यों आपके बारे में सोचते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता है। अपने मन में इतना कहने के बाद बस विक्रांत के बारे में सोचती रहती है। कुछ वक्त के बाद अनाया का मेंशन आ जाता और वो अपने कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने के बाद वो अपने रूम में जा बाथरूम जाती है, फिर शावर लेने के बाद अपने बालों को सुखाते हुए अपने आप को शीशे में देखती है। विक्रांत के बारे में सोचते हुए अनाया का चेहरा ब्लश करने लगता है और वो अपने लाल चेहरे को देख खुद में सवाल करती है, क्या मुझे प्यार हो गया है? इस सवाल को करने के बाद उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही विक्रांत इवान को मेंशन छोड़ने के बाद निकल चुका था और कार ड्राइव करते हुए ही वो अनाया को कॉल कर देता है। अनाया विक्रांत के बारे में अब भी सोच रही होती है तो उसका फोन रिंग होने लगता है। वो जा बेड से अपने फोन को उठा, स्क्रीन पर विक्रांत का नाम देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है। वो झट से अपना फोन ले बेड पर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए वो कॉल रिसीव कर लेती है और अपने मीठे बच्चे जैसे आवाज में कहती है, हेलो। अनाया की आवाज को सुन अपने वार्म आवाज में विक्रांत सवाल करता है, एग्जाम कैसा गया? इस सवाल को सुन मुस्कुराते हुए अनाया कह देती है, बहुत अच्छा। ये सुन विक्रांत कहता है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम कब है? इस सवाल का अनाया जवाब दे दी तो फिर आगे विक्रांत क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अनाया कहती है, मैं एग्जाम खत्म होने के बाद आपसे मिलकर कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुन विक्रांत तो बहुत खुश था। विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, ओके। फिर विक्रांत का कंपनी आ जाता है तो विक्रांत आगे कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये सुन अनाया ओके कह देती है। फिर दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और कॉल कट हो जाता है। फोन कट करने के बाद विक्रांत अपने कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज का छुट्टी होने को था तो विराज कॉलेज जय का बैग लेने पहुंच जाता है। तभी उसे रचना, माही दोनों बाहर आते हुए दिखती है। रचना के हाथ में जय का बैग था और वो जय को कॉल ट्राई कर रही थी पर जय का फोन लग नहीं रहा था। तभी रचना और माही दोनों का नजर विराज पर जाता है। विराज को देख रचना भागते हुए विराज के पास जाती है। वहीं माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस रचना के साथ जाती है और खड़ी हो जाती है, पर रचना के हाथ से जय का बैग छूट जाता है और वो विराज के गले से लग रोने लगती है। माही तो कंफ्यूजन के साथ खड़ी थी, साथ ही उस दिन वो विराज को सब कुछ बताई थी तो उसे अब थोड़ा एम्ब्रेस भी फील हो रहा था। वही विराज माही को देखता है और रचना के बालों पर अपने हाथ को प्यार से फेर रहा होता है। फिर माही को देखना बंद कर अपने वार्म आवाज में कहता है, रचना, रोना बंद करो। ये सुन रचना विराज से दूर हो रोते हुए कहती है, भाई आप ठीक हो? पता नहीं जय कहाँ गया, वो आपको देख बहुत खुश होगा। रचना की बातों को सुन रचना के आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए अपने वार्म आवाज में प्यार से कहता है, मैं जय से मिल लिया और वो घर पर है, मैं उसका बैग लेने आया था। ये सुन रचना रोते हुए कहती है, इसलिए जय हड़बड़ी में गया था, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? और क्या जय ही आपका भाई है? मैं आपकी बहन नहीं, आप मुझसे क्यों नहीं मिले? इतना कहने के बाद वो फिर से रोने लगती है तो उसके सिर पर हाथ रख अपने सीने से लगा कहता है, रचना तुम्हें ऐसा लगता है? देखो मैं बस तुम दोनों का कॉलेज से बाहर आने का वेट कर रहा था, पर जय किसी काम से बाहर आया और बस वो बहुत इमोशनल हो गया तो मैं उसे अपने साथ घर ले गया, नहीं तो मैं तुम दोनों को लेने आया था। ये सुन रचना थोड़ी शांत होती है। रचना के शांत होते ही विराज उसे खुद से दूर कर उसके गाल पर टिके आंसू को पोंछते हुए कहता है, भले मेरा तुमसे खून का रिश्ता नहीं है रचना, पर जैसे मेरे लिए जय है वैसे ही तुम हो।
जब माही को एहसास होता है कि विराज जय का भाई है तो उसे और भी अधिक एम्बेरसमेंट होने लगता है और वो हिचकिचा कर सवाल करती है, आप जय के वो भाई हो? उसकी हिचकिचाहट से भरे आवाज में सवाल सुन विराज उसे देख बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ। तो माही का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपने चेहरे को झुका लेती है। ये देख विराज रचना से कहता है, रचना ये जय का बैग है? तो रचना हाँ कहती है। ये सुन विराज कहता है, तुम जाकर कार में बैठो, ये सामने वाला कार मेरा है। ये सुन रचना ओके कहती है, फिर माही की तरफ देख मुस्कुराते हुए उसे बाय बोल कार के अंदर जा बैठने लगती है। वही पूरा कॉलेज इधर ही देख रहा था पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन विराज का चार्मिंग लुक लड़कियों को बहुत भा रहा था। वही विराज माही की तरफ देख मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें एम्बेरेश होने का जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो माही के सिर पर हाथ रख देता है तो माही को अजीब सा एहसास होता है और वो अपने नजरों को झट से ऊपर कर विराज की तरफ देखती है। माही की बड़ी बड़ी प्यारी आंखों को देख विराज अपने हाथ को पीछे कर वहां से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं आदित्य नहीं हूँ, मैं अपना बदला माही से नहीं निकाल सकता हूँ, पर मैं आदित्य को एहसास करवाना चाहता हूँ जो उसने मेरे भाई के साथ किया है। अगर वही उसकी बहन के साथ हो तो क्या बीतता है। अपने मन में ये सब कहते हुए अपने कार के पास कार का दरवाजा खोल वो कार के अंदर जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। पूरे रास्ते रचना सवाल की पूल बांधती जाती है और विराज मुस्कुराते हुए उसके हर सवाल का जवाब दे रहा होता है। दूसरी ओर माही अपने हॉस्टल के अंदर जा विराज के बारे में सोचने लगती है। जाने अनजाने वो उसे ही अपने दिल का हाल बता दी थी जो जय का भाई था। वो बिना कपड़ा चेंज किए बेड पर जा लेट अपने आंखों को बंद कर कहती है, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, पर जय का भाई कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती कभी। अपने आप में वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। वही दूसरी तरफ विराज अपने कार को घर के पास रोकता है, फिर रचना और विराज दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी रचना कहती है, भाई अगर नहीं चलोगे पापा मम्मी देखकर आपको बहुत खुश हो जाएंगे। ये सुन विराज मुस्कुराते हुए उसके बाल पर अपने हाथ फेर कहता है, आऊंगा, पहले मैं दादी से मिलकर आता हूँ जय के साथ। ये सुन रचना ओके कहती है। फिर दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। जब विराज घर के अंदर आता है तो देखता है जय ने पूरे घर को क्लीन कर दिया है, पर उसका चेहरा बहुत उतरा सा हो गया था। ये काम करने की वजह से हुआ है या फिर कोई रीजन, ये तो विराज के लिए अभी समझना थोड़ा मुश्किल था, पर वो मुस्कुरा कर कहता है, जय जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और आज से तुम्हें घर का कोई काम करने का जरूरत नहीं है, मैं मेड ढूंढ लूंगा। ये सुन जय कहता है, पर भैया मैं हैंडल कर लूंगा। अपने भाई के इस बात पर विराज उसके पास जा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए कहता है, तुम बस पढ़ाई करो और आराम, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। बहुत प्रॉब्लम फेस कर ली हो मेरे ना रहने से, पर अब मैं तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। ये सुन जय के आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाता है तो विराज उसे शांत करता फिर वो सावर लेने चला जाता है। कुछ वक्त बीत जाते हैं। जय विराज दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही वक्त में वो हॉस्पिटल आते हैं और विराज जय दोनों ही कार से बाहर निकल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। जब वार्ड रूम के अंदर जाते हैं तो दादी विराज को देख बहुत खुश हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। विराज अपनी दादी को शांत करवाते हुए अपनी दादी को हंसाने की कोशिश में लग जाता है। विराज का दुनिया जितने भी अंधेरे में हो वो अपने परिवार वालों के होंठों पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर जाता था, बस हालात ही ऐसे हो गए कि उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात का वक्त हो चुका था। अनिरुद्ध का काम खत्म होता है और वो सोफे की तरफ देखता है। मोक्ष सोफे पर ही सो चुका था। वो खड़ा हो मोक्ष के पास जाता है, फिर अपने घुटने के बल फर्श पर बैठ अपने हाथ को आगे कर मोक्ष के आगे आए बाल को प्यार से पीछे कर मोक्ष के माथे को प्यार से चूमता है। फिर अपने धीमे आवाज में कहता है, तुम पास होकर भी बहुत दूर हो गए हो मोक्ष मुझसे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस दूरी को खत्म करने का। इतना कहने के बाद एक बार फिर उसके माथे को प्यार से चूम उसे अपने गोद में उठा लेता है और केबिन से बाहर जाने लगता है। कैबिन से बाहर निकल कंपनी से बाहर आ अपने कार के पास आता है तो ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है तो अनिरुद्ध मोक्ष को कार के अंदर रख खुद भी बैठ उसके सिर को अपने थाई पर रख देता है। वही ड्राइवर कार का डोर बंद कर आगे ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ आदित्य, जिसका दिमाग अब भी गर्म था, वो अपने फोन को निकाल देखता है। जय ने एक बार भी उसे कॉल या मैसेज करना जरूरी नहीं समझा। ये देख गुस्से में आदित्य अपने फोन को जमीन पर फेंक देता है। तभी आदित्य की सेक्रेटरी दरवाजा नॉक करती है तो आदित्य गुस्से में कहता है, कमिंग। आदित्य के गुस्से से भरे आवाज को सुन सेक्रेटरी तो डर जाती है और वो घबराते हुए दरवाजा खोल आदित्य के चेहरे को देखती है, फिर डर के अपने चेहरे को झुका लेती है। तभी उसे जमीन पर टूटा हुआ फोन देखती है तो वो घबराते हुए अंदर आती है और आदित्य के पास जा अपने कांपती हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है,
का कल आपका अपॉइंटमेंट है। ये सुन आदित्य उस फाइल को ले टेबल पर फेंक कहता है, न्यू फोन लेकर मेरे मेंशन कल सुबह आ जाना। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो लड़की अपने घबराए आवाज में कहती है, वो फाइल। ये सुन आदित्य का कदम रुक जाता है और वो कठोरता से अपनी सेक्रेटरी को देखता है तो सेक्रेटरी झट से कहती है, सॉरी सर। इतना कहने के बाद वो टूटे फोन को उठाने लगती है। वही आदित्य केबिन से बाहर निकल वहां से जाने लगता है। फिर कंपनी से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ कार को रफ्तार से चलाते हुए निया के विला पहुंच जाता है और अपने कार से निकल दरवाजे के पास जा बेल बजाता है। तभी निया विला का दरवाजा खोल आदित्य को देख मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। निया की बातों का कोई जवाब न देते हुए आदित्य विला के अंदर आते हुए कहता है, मुझे सावर लेना है। इतना कहने के बाद वो रूम के अंदर चला जाता है। वही निया अपने आप से कहती है, अभी भी गुस्से में है, आखिर कौन है वो जिसकी वजह से आदित्य इतना परेशान है। इतना कहने के बाद वो भी रूम के अंदर जा बेड पर बैठ जाती है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष को अपने बेड पर लेटा देता है और बाथरूम जा सावर लेने के बाद बाहर आता है। तभी दरवाजा नॉक होता है तो मोक्ष का नींद खुल जाता है और उसका नजर अनिरुद्ध पर जाता है जो सिर्फ टॉवल में था। उसे देख मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। वही अनिरुद्ध जा दरवाजा खोल देता है। सामने अनुराग था तो अपने भाई को देख अनिरुद्ध कहता है, हाँ भैया। तभी अनिरुद्ध कहता है, मुझे कुछ बात करना है, चेंज कर स्टडी रूम आ जाना। ओके भैया। ये सुन अनुराग चला जाता है। वही मोक्ष बेड से उठ कहता है, मैं भी सावर ले लेता हूँ, दिन का टाइम भी हो चुका है। इतना कहने के बाद वो अपने रूम जाने को था पर तभी अनुराग उसके हाथ को पकड़ कहता है, यही सावर ले लो, मैं तुम्हारे कपड़े ले आता हूँ। ये सुन मोक्ष अपने हाथ को छुड़ा कहता है, मैं अपने रूम ही चला जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो रूम से बाहर निकल भागते हुए अपने रूम जाने लगता है तो अनिरुद्ध गुस्से में खुद में कहता है, मोक्ष क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो जो अब तुम मेरा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो। खुद में इतना कह गुस्से में जा अपना कपड़ा बदलने लगता है। अपने कपड़े पहनने के बाद अनिरुद्ध स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य सावर लेने के बाद बेड पर बैठा होता है और निया उसके शरीर को किस करने के साथ साथ लिक करते हुए उसके गर्दन से धीरे धीरे नीचे आने लगती है। फिर उसके शरीर के लोअर एरिया के पास आ किस करते हुए लिक कर रही थी। तभी आदित्य अपने हाथ को उसके बालों के पास ले जा अपने उंगलियों को उसके बालों के अंदर डाल अपने हाथ में निया के बालों को पकड़ मुट्ठी बना लेता है तो निया अपने चेहरे को उठा अपने सेडिक्टिव मुस्कान के साथ आदित्य को देखती है। फिर इंटेंस के साथ लीक करने लगती है। वही आदित्य का ध्यान कहीं और ही था। तभी वो अपने कोल्ड नजरों से उसे देखते हुए कठोरता से सवाल करता है, अगर तुम्हारा कोई भाई होता और तुम्हें अपने भाई और मुझ में किसी एक को चुनना होता तो तुम किसे चुनती। आदित्य के सवाल को सुन निया रुक उसके कमर के ऊपर बैठ अपने शरीर को उसमें पूरे तरीके से समाते हुए मदहोशी से भरी सिसकियां के साथ कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगी पर कौन है जो तुम्हें नहीं चुननी। निया के सवाल को सुन आदित्य का चेहरा कठोर हो जाता है और वो निया को बेड पर कर गुस्से में अपने हाथ को उसके गले पर रख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, शट अप, जितना सवाल किया बस उसका ही जवाब दिया करो, अपना मुंह बकवास करने के लिए खोलने का जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद गुस्से में उसके गले से अपने हाथ को हटा देता है तो निया खांसने लगती है, साथ ही गहरी सांसें लेने लगती है। वही आदित्य उससे दूर हो अपने कपड़े पहनने लगता है तो निया खांसते हुए ही कहती है, सॉरी आदित्य, पर प्लीज ऐसे मत जाओ। ये सुन आदित्य बस उसे को नज़र से देखता है तो निया सहम सी जाती है। वही आदित्य अपने कपड़े को पहन रूम से बाहर निकल जाता है। फिर विला से बाहर जा अपने कार में बैठ सिगरेट जला उसकी कस लेते हुए कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगता है और उसके दिमाग में बस जय चलने लगता है। तभी गुस्से में आदित्य स्टीयरिंग पर अपने हाथ कसके मारते हुए कहता है, विराज, तुम मेरे अगेंस्ट जाकर बहुत बड़ा गलती कर रहे हो और उससे बड़ा गलती किए हो मेरे जय को मुझसे दूर करके। वो मेरा पेट है और जब तक मैं न चाहूं मेरे पेट को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है। आदित्य गुस्से में पागल हुए जा रहा था। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने भाई की बातों को सुन कहता है, भैया, मुझे नहीं पता मोक्ष को क्या हुआ है पर मैं पता लगा लूंगा। अपने भाई की बातों को सुन अनुराग कहता है, वो अभी बच्चा ही है, ज्यादा प्रेशर उसे इफेक्ट करेगा। इस बात पर अनिरुद्ध कोई जवाब दे पता कि तभी दरवाजा नॉक होता है तो अनुराग अंदर आने को कह देता है। सर्वेंट दरवाजा खोल देने के लिए कहती है तो दोनों खड़े हो स्टडी रूम से बाहर जाने लगते हैं। स्टडी रूम से बाहर आने के बाद दोनों दिन हॉल में जाते हैं जहां पहले से ही सनाया, मोक्ष और अनाया बैठे थे। वो दोनों भी जा बैठ जाते हैं। सभी के बैठते ही सर्वेंट डिनर सर्व कर देती है फिर पीछे हो खड़ी हो जाती है। तभी अनुराग अपनी बेटी अनाया को देखता है और सवाल करता है, तुम्हारा एग्जाम कैसा जा रहा है। सवाल सुन अनाया हैरानी से अपने पिता की तरफ देखती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था उसके पिता उससे सवाल कर रहे हैं।
अनाया अपने हैरानी को खत्म कर अपने होंठों पर प्यारी सी मुस्कान ला कहती है, अच्छा जा रहा है डैड। पहली बार अनुराग डैड सुना था, नहीं तो वो अनाया के सामने आकर भी उसकी तरफ देखता नहीं था। अनुराग अपने चेहरे को उठा अनाया को देखता है। अनाया की मुस्कान बिल्कुल नैना की तरह थी। जब अनुराग ये देखता है तो उसका चेहरा वापस कठोर हो जाता है और वो खाना पूरा भी ना कर खड़ा हो वहां से जाने लगता है। तो ये देख अनाया को बहुत बुरा लगता है। अनुराग के जाते ही वो उदासी से कहती है, अगर डैड मुझे इतना ना पसंद करते हैं तो क्यों मुझसे सवाल किए। इतना कहने के बाद उसके आंखों से भी आंसू आने लगता है और वो भी उठ जाने लगती है। तो मोक्ष अपना खाना छोड़ अनाया के पीछे जाता है। वही सनाया कहती है, मैं अनुराग से बात करती हूँ, तुम भी अनाया के पास जाओ अनिरुद्ध। ये सुन अनिरुद्ध ओके कहता है। फिर दोनों खड़े हो जाने लगते हैं। सनाया रूम के अंदर अनुराग को उदास बैठा देखती है तो उसके बगल में जा बैठ कहती है, आपको जब अनाया से बात करना पसंद नहीं तो क्यों बात कर उसका दिल दुखाते हो। इस बात को सुन अनुराग अपने चेहरे को उठा सनाया की तरफ देखता है। अनुराग के आंखों में आंसू देख सनाया अपने हाथ को आगे बढ़ाने को थी पर अनुराग उसके गले से लग जाता है और उसके आंखों से आंसू गिर सनाया के शरीर में पड़ता है। तो सनाया को अनुराग का गर्म आंसू अपने शरीर में महसूस होने लगता है। वही अनुराग रोते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट करना पर अनाया की मुस्कान उसकी हरकतें मुझे नैना की याद दिलाती है। अनाया बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अनुराग की बात को सुन सनाया कहती है, आपको तो खुश होना चाहिए अनुराग इस बात के लिए कि भले नैना दी आपके साथ नहीं है पर वो आपको बहुत अनमोल तोहफा देकर गई है जो बिल्कुल उनकी छवि है। सनाया इधर अनुराग से बात कर रही थी तो वही दूसरी ओर मोक्ष अनाया को खुश करने में लगा था और अनिरुद्ध दरवाजे से टिक मोक्ष को देख रहा था। तभी मोक्ष के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो अनाया से कहता है, अनाया डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं पर कुछ चीज़ बीच में आ जाए तो वो प्यार शो करना मुश्किल हो जाता है। ये सुन अनाया कहती है, मम्मा मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है, यही रीजन है ना डैड का मुझसे नफरत करने का, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ भाई और क्यों मम्मा मेरी जान बचाई, मैं मर। इससे आगे वो कुछ कहती मोक्ष उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है, चुप हो जा नहीं तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। ये बात सुन अनाया कुछ नहीं कहती है। तभी मोक्ष उसे अपने बाहों में भर लेता है। फिर जब अनाया बिल्कुल शांत हो जाती है तो मोक्ष उसे लेटने को कहता है और लोरी गा कर सुनाता है तो धीरे धीरे अनाया को नींद आ जाता है। फिर मोक्ष उठ दरवाजे की तरफ बढ़ने को होता है। तभी उसका नज़र अनिरुद्ध पर जाता है और उसे देख मोक्ष के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, साथ ही उसके कदम रुक जाते हैं। ये देख अनिरुद्ध वहां से जाने लगता है। तभी मोक्ष अपने आंखों को बंद कर खुद में कहता है, काश मेरे पेरेंट्स के मरने की वजह आप नहीं होते। अपने आप में इतना कहने के बाद वो रूम का लाइट ऑफ कर रूम से बाहर निकल अपने रूम में चला जाता है और अपने बैग पर जा लेट जाता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है तो वो अपने फ़ोन को उठा स्क्रीन पर मनन का नाम देख कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो। तभी मनन मुस्कुरा कर कहता है, कैसे हो। इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, अच्छा हूँ। तभी मनन कहता है, मोक्ष क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो। ये सुन मोक्ष कोई जवाब नहीं देता है। तभी मनन कहता है, मैं अपने गलती से सीखा हूँ, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा किडनैपिंग करवाने के लिए नहीं बुला रहा, बस जो किया हूँ उसके लिए एक अच्छा सा सॉरी के साथ कुछ टाइम तुम्हारे साथ एक्सपेंड करना चाहता हूँ। फिर मुझे अमेरिका जाना है तो मैं वापस इंडिया नहीं आऊँगा। मनन के इस बात को सुन मोक्ष कहता है, ओके। मोक्ष के इस जवाब को सुन मनन खुश होते हुए कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें जगह बता दूंगा, तुम मुझे टाइमिंग बता दो। ये सुन अपने कॉलेज छुट्टी होने के बाद का टाइमिंग मोक्ष उसे बता देता है। फिर दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और कॉल कट हो जाता है। मोक्ष फिर अनिरुद्ध के बारे में सोचते हुए नींद के आगोश में चला जाता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। आदित्य के रूम का दरवाजा नॉक होता है तो आदित्य जो अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था वो इरिटेट होकर अपने आंखों को खोल देता है और गुस्से में वो इरिटेट हो अपने बेड से उतर जा, दरवाजा खोल अपने गुस्से से हुए लाल आंखों से देखता है तो सामने खड़ी आदित्य की सेक्रेटरी घबरा जाती है और जल्दी से अपने हाथ में पकड़े बैग को आगे कर कहती है, मोबाइल सर। ये सुन आदित्य अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर उसके हाथ से ले रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जितने जोर से आदित्य रूम का दरवाजा बंद करता है उससे असिस्टेंट घबरा जाती है और खुद में कहती है, अब समझ आया कोई सर्वेंट ये देने क्यों नहीं आ रही थी। ओफ आदित्य सर के मूड को क्या हुआ है और वो लड़की भी नजर नहीं आ रही, कहीं दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया है। पर जितना मुझे पता है सर प्ले बॉय है और वो खुद ही एक टाइम पर बोर हो सभी को छोड़ देते, पर शायद सर को सच में प्यार हो गया हो और लड़की उसे छोड़ चली गई हो। पर ये अच्छा नहीं हुआ, सर के साथ कैसे वो लड़की छोड़कर जा सकती है, मैं होती तो कभी नहीं छोड़ती।
दरवाजे के पास खड़ी हो सेक्रेटरी ये सब कहे जा रही थी, तभी आदित्य दरवाजा खोल उसके आधे बात को सुन कहता है, लगता है तुम्हें बहुत फिक्र है मेरा, सोना चाहती हो क्या मेरे साथ? ये सुन सेक्रेटरी घबरा जाती है और झट से कहती है, नो नो सर, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने को थी, तभी इरिटेट हो आदित्य कहता है, स्टॉप। सेक्रेटरी झट से रुक जाती है, तभी कठोरता से आदित्य कहता है, मिस्टर आहूजा का मीटिंग शेड्यूल कर दो और मीटिंग किसी रेस्टोरेंट में रखो। इतना कहने के बाद वो वापस दरवाजा बंद कर देता है तो सेक्रेटरी अपने सीने पर हाथ रख कहती है, बार बार बची, खुद में इतना कह वो जाने लगती है।